इस लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लखनऊ पहुंचे हैं। आज उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती से मुलाकात की है, बातचीत की है। क्या बात की है, यह बड़ा सवाल है। अखिलेश और तेजस्वी की मुलाकात से बड़ी चिंता में कांग्रेस है। कैसे और क्यों, उसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। यहां कांग्रेस और जेडीएस की सरकार पर बागी संकट गहरा गया है। गठबंधन के करीब 11 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, 3 विधायक मुंबई में है, जिसे लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ऐसी कोशिशें चल रही है। और खबरें सिर्फ इतनी नहीं है। जेएनयू के जिस देशद्रोही कांड को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा था, उस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में कई अहम बातें हैं। चुनावी अड्डा में इन सारी सियासी खबरों के अंदर की खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की यह तस्वीर आज अहमदाबाद में थे, पतंगबाजी करते हुए दिखे। मकर संक्रांति के मौके पर शाह के साथ कई स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद थे। वैसे तो मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश भर में पतंगबाजी होती है, लेकिन गुजरात में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि आज के बाद से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आज से होलाष्टक लगने तक विवाह के खूब सारे मुहूर्त होंगे। अन्य शुभ कार्य भी इन्हीं तिथियों के बीच होते हैं। गुजराती समाज में मकर संक्रांति के बाद से ही नए साल के लिए व्यापार में लेन देन की जमकर शुरुआत हो जाती है। लेकिन अहमदाबाद की तस्वीर देखिए, और अहमदाबाद का हम आपको बता दें कि जो काइट फेस्टिवल है वो काफी फेमस होता है। खासतौर पर ओल्ड अहमदाबाद का जितना इलाका है, वहां पर छतों का माहौल आज अलग होता है। और ऐसे ही देखिए, एक छत पर अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं। और जो दिलचस्प बात यह है कि पतंग उड़ाते रहे अमित शाह, और इनकी पतंग किसी से कटी नहीं। सियासी उठापटक से अलग अमित शाह की ये पतंगबाजी। और जाहिर सी बात है, मन में तो ये चल रहा होगा कि 2019 के लिए उनकी सियासत की पतंग इसी तरीके से उड़े, आसमान में उड़े, कोई उसे काट ना पाए। तो उसको लेकर रणनीति भी उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन आज अहमदाबाद में पहुंचे, और खासतौर पर इस बार का जो काइट फेस्टिवल है उसमें करीब 45 देश हिस्सा ले रहे हैं। देश विदेश से लोग पहुंचते हैं अहमदाबाद के काइट फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब अक्सर ऐसी तस्वीरें हर बार मकर संक्रांति के मौके पर आती थी कि किसी छत पर वो रहते थे और पतंग उड़ाते थे। इस बार अमित शाह पहुंचे हुए हैं पतंग उड़ाते हुए, और उम्मीद ये करते हुए कि उनकी सियासी पतंग उड़े आसमान में, क्योंकि इस वक्त लगातार आज ये पतंग तो किसी ने नहीं काटी। 2019 के चुनावों में उनकी सियासी पतंग कोई ना काट पाए, तो ये बात उनके दिमाग में जरूर चल रही होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी बड़ी सियासी खबर, वो खबर जो कल तक 80 सीटों के लिए थी, आज उसका दायरा बढ़ता दिखा। लखनऊ में आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे और उन्होंने अखिलेश और मायावती से मुलाकात की। सवाल उठता है कि यूपी के गठबंधन से बिहार में क्या फर्क पड़ेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इस मुलाकात की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। रविवार को तेजस्वी ने मायावती से उनके घर पर मुलाकात की। जन्मदिन से पहले मायावती को अग्रिम बधाई भी दी। तेजस्वी ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तस्वीर में मायावती भी खुश नजर आ रही हैं और तेजस्वी के चेहरे पर भी सुकून देखते ही बन रहा है। माया और तेजस्वी की इस मुलाकात के पीछे सियासी मकसद भी है। राजनीति के बाजार में चर्चा है कि एसपी बीएसपी गठबंधन में हिस्सा बनकर आरजेडी यूपी की राजनीति में एंट्री करना चाहती है, तो अखिलेश और मायावती बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। तेजस्वी ने मायावती से कल मुलाकात के बाद आज अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। दोनों ने साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तेजस्वी जी का, उनके सहयोगी साथियों का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, और इनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आपके आने से ये गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। जनता को और, देश की जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस समय मतदान होगा, देश के किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देश को सही दिशा दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए जो पहल और जो कदम आदरणीय अखिलेश जी ने उठाने का काम किया है, मायावती जी ने उठाने का काम किया है, इसके लिए हम पटना से चलकर तहे दिल से इनको बधाई देने के लिए यहां पर आए हैं। और ये देखिएगा, इनका ये जो कदम है, आगे चल करके देश इसको मानने का काम करेगा और इनको बधाई देने का काम करेगा कि आप लोगों ने जो कदम उठाने का काम किया है, जिससे
इन लोगों से, नागपुरिया कानून से जो बचाने का ये लोग काम करेंगे, सब लोग इनको याद करेंगे। और एक ऐतिहासिक फैसला मैं कहता हूं, ये ऐतिहासिक फैसला है। तेजस्वी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। माया, अखिलेश और तेजस्वी के साथ आने से लोकसभा की 120 सीटों पर सियासी गठबंधन का सीधा असर पड़ सकता है। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 42.6% था। एसपी को 5 सीटें मिली थी। एसपी का वोट शेयर 22.3% था। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन बीएसपी का वोट शेयर 19.8% था। वहीं कांग्रेस 2 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और कांग्रेस का वोट शेयर 7.5% था। अब बात अगर बिहार की करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 29.86% था। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस का वोट शेयर 8.56% था। आरजेडी ने 2014 लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीती थी। आरजेडी का वोट शेयर 20.46% था। आरएलएसपी को 2014 में 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। आरएलएसपी का वोट शेयर 0.19% था। बीजेपी के खिलाफ बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और जीतन राम मांझी एकजुट हो चुके हैं। अब तेजस्वी, मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात के बहाने यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और 2019 चुनाव में बीजेपी की राह और मुश्किल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इस वक्त वर्णित हमारे सहयोगी सीधे लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वर्णित, अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी के आने से गठबंधन मजबूत होगा। अब यह समझाइए कि तेजस्वी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, दोनों नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो आखिरकार ये गठबंधन मजबूत कैसे होगा और साथ ही अंदर खाने में बातचीत क्या हुई है? देखिए, जैसा मैं सूत्र में बता रहे हैं उसके अनुसार शायद जो तेजस्वी चाहते हैं वो ये है कि बिहार में जो बुआ बउआ की जो जोड़ी है वो उन्हें वहां पे समर्थन दे और बिहार में वो चाहते हैं कि और भी जो छोटी पार्टीज हैं उनको अपने साथ जोड़े। देखिए, कांग्रेस का साथ है बिहार में तेजस्वी के साथ, लेकिन जिस तरीके से फॉर्मूला उन्होंने देखा है कि यूपी में एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कारगर रहा है एसपी बीएसपी का, और बाइपोल इलेक्शन जो हुए थे उनमें जिस तरीके से जीत मिली है, खुद वो मानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, इस पूरे गठबंधन का फॉर्मूला उनके पिताजी ने दिया था जब बिहार में जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें। और कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि वो 120 सीट तक ही सीमित होकर नहीं देखना चाहते हैं, वो इसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर रहे हैं। और उन्होंने ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव की कहा कि अगर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ को अगर मिला लिया जाए, वहां पे अगर संगठित होकर छोटी छोटी पार्टियों को अगर मिलाया जाए और अच्छी तरीके से चरणबद्ध तरीके से अगर इसके अंदर पूरी प्लानिंग की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें पटकनी दी जा सकती है और इसके लिए वो खासा आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। तो वर्णित एक बात और समझाइए कि क्या कांग्रेस को लेकर बातचीत हुई है क्या? क्योंकि गठबंधन में बिहार में कांग्रेस हिस्सा है, आरजेडी के साथ है, यहां पर कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर दिया गया, तो क्या कांग्रेस को लेकर इन बैठकों में बातचीत कोई हुई है? देखिए, अंदर खाने की तो खबरें जो आ रही है वो यही है कि कांग्रेस को लेकर जरूर बातचीत हुई है। जिस तरीके से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बाहर रखा गया गठबंधन से, शायद कुछ उसी के तर्ज पे शायद तेजस्वी भी एक रास्ता निकालना चाहते हैं बिहार में कि क्या कांग्रेस को बाहर रख के आरजेडी को फायदा मिलेगा। देखिए, इससे पहले मायावती ने भी इस बात को साफ किया था कि जब भी कोई बड़ी पार्टी उनके से जो नेशनल पार्टी अगर साथ में आती है, उनके साथ अगर कोई अलायंस होता है तो वोटिंग परसेंटेज जो रीजनल पार्टी का होता है वो घट जाता है, और यही चिंता उन्होंने जताई थी। शायद ये सभी बात हुई होंगी, इन सभी बातों के ऊपर जो है चर्चा हुई होगी कल मायावती के साथ और आज अखिलेश यादव के साथ। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसके अंदर क्या प्लान अपनाते हैं, कौन सा रोड मैप वो नया निकालते हैं जिससे कि आरजेडी को भरपूर फायदा मिले। लेकिन एक बात तेजस्वी ने साफ कर दी है कि जो लाइन है वो खिंच गई है और यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों ही जगहों पे जो छोटी पार्टीज हैं, तो क्या ये माने कि इन बैठकों में जिससे कि बीजेपी को पटखनी दी जा सके? तो क्या ये माने, आमतौर पर सियासत और चुनाव के ठीक पहले जो कुछ दिखता है सियासत में या फिर जो तस्वीरें आती है, सिर्फ कहानी उतनी भर नहीं होती है, उसके पीछे असल कहानी होती है। कल मायावती से मुलाकात उन्होंने की थी, बाकायदा आशीर्वाद लिया था, कहा यह था इन्होंने कि मैं छोटा हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं।
आज अखिलेश यादव के साथ जितनी तन्मयता से मुलाकात हुई है, जितनी बातें हुई हैं, तो क्या आपकी बातों का ये मतलब समझा जाए कि आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है? देखिए, इस बात की पुष्टि तो अभी नहीं की जा सकती है कि तेजस्वी यादव के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अभी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से वो यहां पे गर्मजोशी से जो देखिए, अगर आप सपा से और बसपा प्रमुख से मिलने आए तो कहीं ना कहीं वो भी एक नई दिशा ये तलाश सवाल इसलिए भी मैंने पूछा था वर्णित, ये सवाल इसलिए भी मैंने पूछा था कि कुछ पटना में जो आरजेडी के नेता है उन्होंने ये कहा था कि एसपी बीएसपी को, कांग्रेस को भी अपने गठबंधन में रखना चाहिए था, नहीं रखते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो और आपकी बातें कुछ और हैं, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि अंदर खाने में बातचीत क्या हुई, संकेत आपको क्या मिले? देखिए, संकेत अभी कुछ ज्यादा साफ नहीं हो पाए हैं। मैं जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार अभी सिर्फ तेजस्वी और उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बस यही कहा गया है कि ये बस एक शिष्टाचार भेंट थी और यहां पे तेजस्वी ने आके दोनों ही पार्टियों के प्रमुखों को बस खाली बधाई दी है और सही मायने में वो ये चाहते हैं कि तीनों पार्टियां एक साथ होके एक तरीके से बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में पार्टियों को मजबूत करें और वहां पे एक गठबंधन की जो रूपरेखा तैयार होगी उससे खासा दिक्कत जो है बीजेपी को हो सकती है। फिलहाल अभी उनकी तरफ से यही इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जी चलिए पंडित, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और इंतजार कीजिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सियासत उतनी ही दिलचस्प होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी अड्डा में बात तब उस खबर की जो लोकसभा की 28 सीटों पर सीधा असर कर रही है। कर्नाटक में विपक्षी खेमे के 11 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, कांग्रेस के 10 जबकि जेडीएस का 1 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। बताया यह जा रहा है, खबर यह भी मिली है कि कांग्रेस के 4 विधायक तो बाकायदा मुंबई पहुंच चुके हैं। अब आइए आपको कर्नाटक की जो सत्ता का गणित है वो आपको समझाते हैं कि कर्नाटक में सत्ता का गणित कहता क्या है। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 225 सीटें हैं, बीजेपी के पास 104 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 80 सीटें हैं, वहीं जेडीएस के पास 38 सीटें हैं। अब एक नजर सियासत के उस गणित पर आप डालिए जिसमें बीजेपी सरकार बना सकती है। बीजेपी के पास कुल 104 विधायक हैं, 11 विधायकों के बागी होने की खबर है। इस लिहाज से अगर बागी विधायक बीजेपी के पास जाते हैं तो बीजेपी के कुल 115 विधायक हो जाएंगे और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। कर्नाटक में सरकार बनाने का एक दूसरा गणित भी है। ये दूसरा गणित भी आप समझ लीजिए कि अगर बीजेपी 11 विधायकों को गैर हाजिर कर देती है, यानी 11 विधायक विधानसभा से गैर हाजिर हो जाए, तो विधानसभा में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। ऐसे में बीजेपी इन दोनों तरीकों से कर्नाटक की सत्ता हिलाने की कोशिश कर सकती है। तो कर्नाटक में सत्ता का गणित क्या है, यह हमने आपको समझाया। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, दिल्ली में तो बाकायदा यहां पर वेस्टर्न कोर्ट में पहुंचे थे बीजेपी के विधायक, क्या वहां पर मुलाकात हुई, बातचीत क्या हुई, क्या अपडेट है? क्योंकि बाकायदा वहां पर तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है और पूरी कोशिश है कि कर्नाटक में सरकार गिर जाए। बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही है। जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ रही है, 3 विधायक उनके संपर्क में नहीं है, कई सारे विधायक लापता हैं, करीब 10 से 11 विधायकों की बात कही जा रही जो बीजेपी के संपर्क में। लेकिन आज बीजेपी ने भी कांग्रेस पर उल्टा आरोप लगाया। उनका कहना है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद कांग्रेस और जेडीएस उनके विधायकों के संपर्क में हैं और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करे। लिहाजा बीजेपी ने अपने सारे के सारे विधायकों को कर्नाटक से दिल्ली बुला लिया है। अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे सारे के सारे बीजेपी विधायक, यहीं पर एकजुट होकर के रहेंगे। यही फैसला किया है बीजेपी के नेताओं ने। आज बैठक थी, येदियुरप्पा उस बैठक में थे और सभी विधायकों को यही कहा गया है कि सभी विधायक एकजुट बने रहें। जो भी होगा जल्दी फैसला होगा। कुछ वरिष्ठ नेता बीजेपी के बेंगलोर निकले हैं, आज शाम को बेंगलोर जा रहे हैं और वहां पर देखना होगा कि किस तरीके से खेल होता है सरकार गिराने का। क्योंकि 10 से 11 कांग्रेस के विधायक और जेडीएस के भी 1-2 विधायक बीजेपी के संपर्क में। लेकिन बीजेपी का यह भी कहना है कि सारे के सारे विधायक तोड़ करके सरकार नहीं बनाई जा सकती। कुछ विधायकों को एब्सटेंड जरूर करना होगा क्योंकि हाउस की संख्या
224, 225 तक है और बीजेपी के पास इतने नंबर नहीं है, 104 ही नंबर है। लिहाजा देखना होगा कि किस तरीके से सरकार को गिराने का तो वाकई इस तरीके की स्थिति तो पैदा हो गई है। आपकी बातों से तो ये लग रहा है संजय कि वाकई ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर कुमारस्वामी सरकार जो है वो खतरे में है। सियासी वाकई ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर कुमारस्वामी सरकार जो है वो खतरे में है, सियासी संकट वहां पर गहरा सकता है। बिल्कुल, सरकार खतरे में आ चुकी। कुमारस्वामी का भी अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा हो, देखा हो, तो कुमारस्वामी भी कह रहे हैं कि कई सारे भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं और कोई भी विधायक गायब नहीं हुआ, लापता नहीं हुआ है। कुमारस्वामी की तरफ से भी पूरे की पूरे पत्ते खोल दिए गए हैं। सारी कोशिशें की जा रही है, कुछ बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की, बीजेपी की कोशिश है कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की। यहां पर एक नाम लूंगा मैं आपको, सिद्धरमैया, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के कर्नाटक में, उनकी बड़ी भारी भूमिका बता रही है बीजेपी। बीजेपी के नेताओं ने संकेत दिए कि जो कुछ होगा कांग्रेस की तरफ से वो सिद्धरमैया की ओर से होगा, यानी कि सिद्धरमैया कहीं न कहीं या तो बीजेपी के संपर्क में या फिर वो कहीं न कहीं बार्गेनिंग कर रहे हैं कुमारस्वामी से, कांग्रेस के नेताओं से। ये खेल कांग्रेस में भी खेला जा रहा है। बिल्कुल, तो ये खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है और अब जेडीएस को भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पर भी दबाव है, कांग्रेस पर भी दबाव है क्योंकि गठबंधन का माहौल चल रहा है, अलग अलग राज्यों में मोल भाव चल रहा है, क्योंकि कुमारस्वामी का एक स्टेटमेंट भी आया था कि कांग्रेस बहुत बुरा बर्ताव हमारे साथ ना करे। बिल्कुल, कुमारस्वामी और सिद्धरमैया दोनों में बन नहीं रही है। सिद्धरमैया को लगता है कि जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए थे, कुमारस्वामी ने सारे के सारे फैसले बदल दिए। उधर कुमारस्वामी का आरोप है कि उनको मात्र क्लर्क बना के रखा गया। तो जिस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस में खींचतान चल रही है, उसी का फायदा बीजेपी उठाने जा रही है। बीजेपी का यही कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं खुद कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के विधायक गायब है, लापता है, तो कांग्रेस को चाहिए कि उनको ढूंढे। ये बीजेपी का काम नहीं कि बीजेपी उनके विधायकों को लेकर के घूम रही है। खुद कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहिए, ये काम उनका है। चलिए ठीक है संजय, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि वहां पर कर्नाटक में स्थितियां पल पल बदल रही हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तस्वीर जल्द ही साफ भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक तौर पर पिछड़ों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य गुजरात बनने जा रहा है। आज से गुजरात में यह बिल लागू हो जाएगा, जिसके बाद गुजरात के कई बड़े समुदायों, खासतौर पर पटेलों की वो मांग पूरी हो जाएगी जिसमें वो अपने लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण व्यवस्था में 10% कोटा की मांग कर रहे हैं। गुजरात में करीब 31% सवर्ण वोटर हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी के इस कदम का बड़ा सियासी फायदा उसे 2019 लोकसभा चुनावों में मिल सकता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 21 सीट पर सवर्ण वोटर्स का बड़ा प्रभाव है, खासतौर पर पटेल मतदाताओं का। शायद ये बड़ी वजह है कि गुजरात इस कानून को लागू करने वाले राज्यों में पहले नंबर पर है। वैसे 2016 में गुजरात विधानसभा ने भी 10% कोटा देकर सवर्णों को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में आरक्षण का आधार या तो सामाजिक रूप से पिछड़ा या फिर शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। साथ में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होने की बात भी कोर्ट ने कही थी। अब बताया यह जा रहा है कि कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिस पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो लिहाजा आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, यह तो तस्वीर बाद में साफ होगी। लेकिन फिलहाल गुजरात में कोशिश हुई है सवर्णों को खुश करने की, सामान्य वर्ग को खुश करने की। 10% कोटा देने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। 2016 में भी यह कोशिश हुई थी, लेकिन तब हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस ने पाटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। 1150 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में 10 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिबान भट्टाचार्य का नाम है। साथ ही 7 कश्मीरी युवकों का भी नाम इस चार्जशीट में शामिल है, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है पाटियाला हाउस कोर्ट में और इस चार्जशीट में 10 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जो धाराएं हैं वो 124 से 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120 बी, ये धाराएं चार्जशीट में लगाई गई हैं। 10 लोगों को यहां पर मुख्य आरोपी बनाया गया है। बात तो ये है कि माननीय न्यायालय के द्वारा यह सूचना नहीं मिली है, न ही किसी तरीका का कोई समन जारी किया गया है। लेकिन अगर यह खबर सही है कि सचमुच पुलिस ने चार्जशीट दायर की है,
तो हम सबसे पहले जो है पुलिस को और मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 3 साल के बाद जब वो जाने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, तो इस मामले में चार्जशीट आई है। हालांकि हम लोग बार बार जो है 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, अच्छे दिन मांग रहे थे, लेकिन अगर सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है तो हम इस बात की कड़ी निंदा नहीं करेंगे। सिर्फ इस संबंध में एक बात बोलना चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो ये चार्जशीट दायर की गई है, इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा इस रूप में है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। सरकार का आरोप है कि इस देश के खिलाफ कुछ लोगों ने बोला है, तो चार्जशीट दायर करने में आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया? तो कन्हैया कुमार को आप सुन रहे थे। आरोप ये लगा रहे थे कि लगातार उन्होंने सरकार के खिलाफ बातें कही हैं। सरकार ने जो वादे किए थे, वादा खिलाफी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, लिहाजा चुनाव के पहले ये चार्जशीट दाखिल की गई है। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोहर केसरी, 10 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कन्हैया कुमार का इसमें नाम है, उमर खालिद का नाम है, अनिबान भट्टाचार्य का नाम है और साथ ही 7 कश्मीरी छात्रों का भी जिक्र है और उन्हें कॉलम 11 में रखा गया है। इसका यह मतलब है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और वो इन सबूतों को कोर्ट में साबित भी कर सकती है। बिल्कुल राकेश, जिस प्रकार से आज पुलिस ने 3 साल के बाद जेएनयू मामले में चार्जशीट दाखिल की है, तकरीबन 1200 पेज के चार्जशीट है, जिसमें उन्होंने देशद्रोह के नाम में दंगा भड़काने के नाम पर और कहा जाए कि अवैध तरीके से वहां इकट्ठा हुआ था, गैर इरादतन हत्या के मामले में, देश विरोधी नारे लगाने के मामले में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा आईपीसी की धारा में उन्हें आरोपी बनाया गया है। 10 लोग हैं जिन्हें कॉलम 11 में रखा गया है, जिनमें कन्हैया कुमार है, अनिबान भट्टाचार्य है, उमर खालिद है और बाकी 7 लोग हैं। और अब बाकी अगर हम कॉलम 12 की बात करें तो 36 लोगों को बिना साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध बनाया गया है, जिसमें डी राजा जो नेता है सीपीआई के, उनकी बेटी अपराजिता राजा है, उसके साथ साथ सहला राशिद है। तो इस तरह से करीब 36 लोग हैं जिन्हें कॉलम 12 में बनाया गया है। अब कोर्ट को तय करना है कि उन्हें समन भेज करके उनसे भी पूछताछ की जाए। जहां तक साक्ष्य और सबूत की बात है तो पुलिस कई वीडियो फुटेज के आधार पर जो वहां पर देश विरोधी 9 फरवरी 2016 को साबरमती ढाबा के पास जो देश विरोधी नारे लगाए गए थे, उस नारों के खिलाफ उन्होंने साक्ष्य इकट्ठा किया है। सीएफएसएल की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर भी पुलिस पूरी तरह से कहा जाए तो सबूत इकट्ठा कर चुकी है कि उसके आधार पर इनकी मुश्किलें, जो 10 लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, कन्हैया की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए कन्हैया अब जो है इसे राजनीतिक रंग भी दे रहा है। जी ठीक है, चलिए मनोहर से जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोहर बता रहे थे क्या कुछ चार्जशीट में डिटेल से किन बातों का जिक्र किया है दिल्ली पुलिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त ब्रेक का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। पावर्ड बाय